गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं CNK शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। मैं आपके सामने आंखें खोल देने वाले सच के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो NCRB का डाटा है 2019 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो अलग अलग रेप केसेस हुए हैं देश के फेमस, जो आप बात करेंगे अगर आप कटरा रेप केस, हाथरस, निर्भया, हैदराबाद, उन्नाव, उन सब केसेस के बाद में देश में क्या क्या बदलाव आया है। और आज मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, तब भी इस देश में एक रेप केसेस की बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। हाथरस रेप केस के बारे में आप टीवी पे देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके सामने ऐसी सच्चाई पेश करूंगा जिससे आप सुन के आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ NCRB का डाटा डिस्कस करेंगे, बल्कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो ये बड़े केसेस हुए हैं उसके बाद जो कानूनी बदलाव हुए हैं उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये अपराध रुके हैं या नहीं रुके हैं, रैप की जो परिभाषा है वो क्या है, और रैप के अपराधी को क्या सजा मिलती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबके साथ में, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रैप कानून से संबंधित, ठीक है। हम लोग धारा 375 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है दोस्तों? नेशनल क्राइम ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक विंग है जो कि जिस देश में जितने भी अपराध होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करती है और एनालिसिस करती है, ठीक है। और एनालिसिस करके अपनी एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 2018 से तो 2019 की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में 4,05,861 केसेस टोटल हुए हैं, ठीक है, जो कि 8% से ज्यादा है। यानी 2018 में जितने केसेस हुए थे तो 2019 में ये केसेस कितने बढ़ गए? 8%, ठीक है फ्रेंड्स। ये केस 8% इंक्रीज हो गए यहाँ पे 2019 के अंदर। अब उससे भयानक सच्चाई क्या है? उससे भयानक सच्चाई ये है दोस्तों कि हजारों हजार केस रजिस्टर्ड हुए हैं 2019 की रिपोर्ट के अंदर। ये हर साल का आंकड़ा है, चौंकने की जरूरत नहीं है, ये हर साल का आंकड़ा है, ठीक है। 32,000 केस 2019 में रिपोर्ट हुए हैं। यानी आप इसको अगर पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो पर डे में ये केस 88 रेप केस हर दिन हो रहे हैं। यानी हर दिन 88 रेप केस हो रहे हैं। जब आप एक दिन निकलता है तो 88 रेप केस किसी महिला, किसी बालिका या किसी बच्चे के साथ में हो चुके होते हैं। तो 32,000 केस रिपोर्ट हुए हैं 2019 के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ रिपोर्ट हुए हैं? राजस्थान में, उसके बाद यूपी, फिर MP। राजस्थान में 6,000, फिर यूपी में 3,065, फिर MP में 2,084। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रही है, ये गवर्नमेंट को आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं दोस्तों जो रिकॉर्ड ही नहीं होते, जो सिस्टम में ही नहीं आते। वो केसेस यहाँ से इससे भी डबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक भयावह स्थिति है जिसको हम सबको मिलकर निपटना है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे कि आज़ादी से पहले ये जो कानून लाया गया था, कब लाया गया? जब इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर आया, लॉर्ड मैकाले की जो सिपाही चार्टर एक्ट में हुई, कोडिफिकेशन किया गया। उसके बाद में इंडियन पेनल कोड आएगा 1860 के अंदर। उसके बाद 1 जनवरी 1862 को ये आर्टिकल 375, ये आर्टिकल धारा 375 सेक्शन 375 जोड़ा गया जो रैप के कानून से संबंधित था। इसके साथ एक सेक्शन और जोड़ा गया 376। तो इसमें परिभाषा दी हुई है और इसमें सजा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो मैं आपके साथ में ये जो केस है वो डिटेल से डिस्कस करूंगा आगे इन दोनों के अंदर, और उसकी परिभाषा क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक आउटलाइन थी कि इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर आया, उसके बाद 1 जनवरी 1862 को जुड़ा गया। लेकिन इसके बाद अगली अमेंडमेंट करने में हमें 100-125 साल लग गए। क्यों? और वो भी एक महत्वपूर्ण घटना इस देश में घटी उसके बाद में। घटना क्या थी दोस्तों? घटना ये थी कि 26 मार्च 1972 को महाराष्ट्र के ईसाईगंज जो पुलिस स्टेशन है वहां पे एक आदिवासी लड़की मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की के साथ में पुलिस कस्टडी के अंदर बलात्कार होता है। वो केस सेशन कोर्ट में जाता है और सेशन कोर्ट में उन अपराधियों को बरी कर दिया जाता है, ठीक है, और महिलाओं को यहाँ पे अपराधी शामिल बना दिया जाता है। उसके बाद ये केस गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में उन बरी हुए अपराधियों को वापस दोषी करार दिया जाता है और उनको सजा दी जाती है। फिर ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर वापस महिला को अपराधी बनाया जाता है और इनको
जो आरोपी हैं उनको छूट दे दी गई यहाँ पे। और ये डिसीजन आया दोस्तों 1978 के अंदर। उसके बाद देश में एक व्यापक बहस चालू हुई और 1983 के अंदर हमारा पहला अमेंडमेंट आया इसके अंदर, ठीक है, क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 के अंदर के तहत। इसमें 2 सेक्शन जोड़े गए। पहला सेक्शन जोड़ा गया 228A, जिसमें क्या है कि बलात्कार पीड़ित जो भी महिला या बच्ची हैं उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और ऐसा ना करने पर दंड का प्रावधान किया गया। और दूसरा इसमें 114A जोड़ा गया इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा गया कि कस्टोडियल रेप अगर होते हैं तो उस केस के अंदर विक्टिम की बात को सुना जाएगा, उनकी जो शब्द हैं उनको माना जाएगा, ठीक है। ये 2 चेंजेस हुए। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग जो हमारे 3 सेक्शन है, मतलब 375 धारा 375 मैंने आपको बताया, 376 और जो पॉक्सको एक्ट है, मतलब यानी जो चाइल्ड हमारे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये 2012 में लाया गया था। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों रैप की परिभाषा क्या है, ठीक है। रैप में क्या क्या शामिल किया गया है और रैप की परिभाषा क्या है। तो पहला केस है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति उसकी कंसेंट के बिना संबंध बनाने का प्रयास करता है। तीसरा केसेस है कि यहाँ पे महिला ने कंसेंट दे दी हो, लेकिन उस कंसेंट किस कंडीशन में दी कि उसकी बंदूक के नोक पे, यानी उसके पति पे, पिता पे, भाई पे बंदूक रखी हुई है, तो उस केस के अंदर उसको सहमति दे दी गई हो। तो इन तीनों केसेस को किस में शामिल किया गया, रैप के अंदर। चौथा कि महिला ने कंसेंट दिया लेकिन महिला ये विश्वास करती है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में उसका पति बनेगा या पति बनने की संभावना है, तो उस केस के अंदर भी रैप में शामिल किया गया है, अगर वो फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। यानी बहुत सारे केसेस में महिला को पता नहीं होता कि वो जो पुरुष जिसके साथ वो संबंध बना रही है वो ऑलरेडी शादीशुदा है या बाद में वो ऐसा कुछ करने वाला है, ठीक है। तो 5वां केस क्या हो गया कि महिला ने कंसेंट दे दी, लेकिन कंसेंट देते वक्त वो अनकॉन्शियस थी या उसने कोई नशा कर रखा था या उसका माइंड स्थिर नहीं था, ठीक है। तो उस केसेस को भी रैप के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे अगला केसेस है कि अगर 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ में विद और विदाउट कंसेंट, यानी उसने कंसेंट दिया तो भी और कंसेंट नहीं दिए तो भी, उसको रैप केस के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्तों। एक एक्सेप्शन क्या है कि हमारे यहाँ पे बाल विवाह बहुत सारे होते हैं और बाल विवाह के केसेस के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है जो कि 15 साल से कम उम्र की नहीं है, तो उस केस को रैप में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। अगर 15 साल से कम की है तो उसको भी इस केस के अंदर रैप के अंदर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट थे जो रैप के अंदर शामिल है, रैप की परिभाषा में शामिल है, और एक इसका एक्सेप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़े हम लोग, तो निर्भया केस हुआ 2012 के अंदर। उसके बाद में जो JS वर्मा कमेटी थी उसकी सिफारिश आई और एक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पास किया गया। इसमें क्या कहा गया, ठीक है, इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया आर्टिकल 376A 376A, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसे मामलों में यौनाचार के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु के समान हो जाती है, यानी वो पैरालाइज हो जाती है या ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि मृत्यु के समान हो जाती है, तो उस केस के अंदर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यानी पहली बार यहाँ पे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कुछ और पॉइंट शामिल किया गया, जैसे महिला के साथ में जबरदस्ती कपड़े उतारना या यौन के संकेत देना, पीछा करना, ठीक है, उन केसेस को भी रैप के केसेस में शामिल किया गया, ठीक है। सामूहिक, जो महिला का सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप के जो केसेस होते हैं उसमें जो मिनिमम सजा थी वो 10 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 20 वर्ष, ठीक है। साथ ही इसमें शामिल किया गया दोस्तों स्पर्श, शब्द से या संकेत से या ऐसा कोई सेक्सुअल फेवर के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो उसको भी जो रैप केसेस हैं उसकी परिभाषा में शामिल किया गया। साथ ही स्टल्किंग, यानी किसी लड़की का पीछा करना, इसको भी इसमें शामिल किया गया। और उसके मिनिमम, अगर आप किसी लड़की की पीछा करते हैं बार बार, तो उस केसेस के अंदर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान। और एसिड अटैक के जो मामले, जो हमारे एसिड फेंक के लड़कियों का चेहरा खराब किए जाते हैं, उस मामले में जो सजा है वो 10 वर्ष से बढ़ा के आजीवन कारावास कर दी गई है। तो ये कब हुआ, निर्भया केस के बाद में JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। यहाँ मृत्युदंड का प्रावधान किया गया और इसकी जो परिभाषा को और ब्रॉड कर दिया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों नाबालिग मामलों में क्या क्या संशोधन किया गया। आपको पता है दोस्तों एक केस हुआ था कठुआ रेप केस, ठीक है। कठुआ रेप केस के बाद में इस अमेंडमेंट लेके आ गई क्रिमिनल
लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया गया, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए। अब उसमें प्रावधान क्या था कि पहली बार ये प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की किसी बच्चे के साथ में बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष यानी मिनिमम सजा कितनी कर दी गई, 20 वर्ष का कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान यहाँ पे कर दिया गया। ये कब लाया गया था, कठुआ रेप केस के बाद में। इसमें साथ साथ कुछ और अमेंडमेंट भी की गई। वो क्या थी कि 16 वर्ष की कम आयु की किसी लड़की के साथ में अगर बलात्कार होता है तो उसकी न्यूनतम सजा कितनी कर दी गई, 20 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम सजा कितनी कर दी गई, उम्र कैद, ठीक है। 12 से कम मृत्युदंड हो गया, 16 से कम मिनिमम सजा 20 साल और अधिकतम उम्र कैद, ठीक है। अब जो हमारा 1860 का जो कानून था उसमें पहले मिनिमम सजा कितनी थी, 7 साल की, उसको बढ़ा के अब ऑर्डिनरी केसेस के अंदर सजा कितनी होगी, 375, यानी 3 स्पेसिफिक मामले हो गए, 12 साल से कम, फिर 16 साल के बीच में और उससे ऊपर वाला केस। तो तीनों केसेस की सजा है वो यहाँ पे मिनिमम 10 वर्ष से लेके मृत्युदंड तक जाती है, ठीक है। ये प्रावधान किया गया नाबालिग केसेस के मामले के अंदर। तो दोस्तों ये अब मैं आपके साथ में जो जितने भी केसेस हैं उनकी मैं समरी आपके साथ में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो बालिका 12 साल से कम की है और उसके साथ में रैप होता है तो मिनिमम सजा पहले कितनी थी, 10 वर्ष, और लाइफ मैक्सिमम कितना था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जब 2018 आया उसके अंदर ये मिनिमम सजा 10 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई, यहाँ पे 20 वर्ष, ठीक है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ यानी उम्र कैद के साथ साथ में यहाँ पे मृत्युदंड का प्रावधान भी कर दिया गया, ठीक है। अगर गैंगरेप का केस है 12 साल से कम उम्र की बच्चे के साथ में तो यहाँ मिनिमम सजा कितनी है, 20 वर्ष और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और चेंजेस क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो थी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे डेथ का प्रावधान और कर दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं कि उम्र अगर 16 साल से कम है तो 16 साल से कम उम्र के लिए जो पहले क्या प्रावधान था, मिनिमम सजा 10 वर्ष थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20 वर्ष, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट पहले भी अधिकतम सीमा थी, अभी भी अधिकतम सीमा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद रहेगी। गैंगरेप के मामले में यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम सजा कितनी कर दी गई दोस्तों, यहाँ पे 20 साल और दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे मिनिमम सजा को गैंगरेप के मामले में मिनिमम 20 साल का प्रावधान हटा दिया गया, साथ ही ये सजा का प्रावधान कितना कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। यानी अगर 16 साल से कम उम्र की कोई लड़की है और उसके साथ में गैंगरेप होता है तो उस केस में मिनिमम सजा कितनी हो गई है, उम्र कैद, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस केस में तो यहाँ पे मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में 16 साल से ऊपर की जो लड़कियां या बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो पहले मिनिमम सजा 7 साल की थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 साल, और अधिकतम कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो हमने जो रेप केसेस हैं इंडिया के अंदर उनके प्रावधान क्या क्या हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, कौन कौन से बदलाव आए हैं, वो हम लोगों ने आपके साथ डिटेल डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें और समाज में जो ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं उन लोगों को पता लगाएं और पुलिस के पास में उनको पहुंचाएं। और मैंने आपके सामने सारे प्रावधान बता दिए हैं। अगर ऐसा कोई केस आपके समाज में या आपके पास में होता है तो आप इन धाराओं के द्वारा उन अपराधियों को सजा दिला सकते हैं। यहाँ पे पुलिस मना नहीं कर सकती। अगर वो केस कहीं भी हुआ है तो पुलिस को 0 FIR, यानी अगर उसके क्षेत्र में नहीं भी है तो उसको 0 FIR लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में वो केस संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पुलिस यहाँ पे मना नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए FIR को लिखवाएं और ये जो प्रावधान है उन प्रावधानों के द्वारा अपराधी को सजा देने का पूरा प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो जो हमने इस रैप के केसेस के ऊपर बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। ठीक है, और हो सके जितना वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।